जी बेटा एक्सरसाइज 7.4 जी क्वेश्चन नंबर 1 दो लाइंस की इक्वेशन दी गई है, कहते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढिए। तो दुनिया के हर इक्वेशन से कोई ना कोई ग्राफ बनता है। ये दो स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ है। यदि इन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है तो इनसे दो स्ट्रेट लाइनें बनेंगी, वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो पूछ रहा है कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो जो आप सोल्यूशन निकालते हैं बेसिकली वो एक्स और वाई की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं गिवन इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एक्स और वाई की वैल्यूज। तो इसके 8 तरीके होते हैं दो इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। कोई सा एक आप यूज कर सकते हैं। कोएफिशिएंट इक्वल करने वाला सबसे इजी है। एक्स के साथ यहाँ पे बेटा देखिए आपकी अपनी चॉइस है, आप वाई को इक्वल कर लें या एक्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लें। यहाँ पे एक्स के साथ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स के साथ 5 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, इस 5 से उस इक्वेशन को और उस 2 से इस इक्वेशन को, एंड इक्वेशन 2 बाय 2 करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2s are 4, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करना फर्स्ट इक्वेशन को। 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 10s are 50। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से। 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 1s are 2। फायदा ये हुआ कि x इक्वल हो गए। अब इनको माइनस कर दें, चूंकि अगर मैं ऐड करूं तो बेटा ये तो 20x बन जाएगा। हम चाहते हैं एक वेरिएबल एलिमिनेट हो ताकि दूसरे की वैल्यू मिले। तो इनको माइनस कर दें, माइनस करने से सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये कैंसिल आउट हो गए। 20 + 6 इट बिकम्स 26 y minus 52 is equals to 0। 26y is equals to 52, y is equals to 26 डिवाइड किया उधर जाके 2 बन गया। y2 मिल गया। पुट y2 इन 1। अब 1 में पुट कर दें, 2 में कर दें। 2x plus 4y, 4 into 2 minus 10 is equals to 0। It becomes 2x plus 8 minus 10 is equals to 0। 2x minus 2 is 0, 2x is equals to 2, x is equals to 1। तो पॉइंट बेटा मिल गया आपको 1 और 2। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप चाहते तो इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से कर लें सॉल्व इस सिस्टम को। आप इसको गॉस जॉर्डन मेथड से कर लें, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से कर लें, ग्राफिकल तरीके से कर लें। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट देखें 4 रोज 3 कॉलम तो 4/3 ऑर्डर। और डिटर्मिनेंट तो सिर्फ बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इसको तो हम वैल्यूड नहीं कर सकते सारी जिंदगी। लेकिन प्रूव हमने 4 लाइनें करनी है, तो क्या पॉसिबल वे हो सकता है? सोचिए और बताइए मुझे कैसे चेक कर सकते हैं 4 लाइनों को कंकरेंट प्रूव करना। अच्छा बस ठीक हो गया। ये बेटा 2 को कर लेते हैं। 1 - 1 - 2 is equal to 0। Again it is rectangular बेटा। It is 2/3। इनको साइमल्टेनियसली जी बेटा पहली 3 को सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उस फोर्थ में पुट कर देंगे। वेरी वेल डन, एक्सीलेंट। एक तरीका ये कि पहले इन 3 को कर लें, जो आंसर आए उसको इसमें पुट करके चेक कर लें। अगर वो ये भी सेटिस्फाई होता है तो 4 प्रूफ हो गई कंकरेंट। लेकिन अगर कहा जाए कि सिर्फ डिटर्मिनेंट का मेथड ही लगाना है, पॉइंट पुट करके नहीं चेक करना आपने, तो क्या करेंगे भला? नो नहीं, एडजॉइंट की क्या जरूरत है बेटा? नो देखें मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह बेटा आपने कहा, आप अपनी बात को थोड़ा सा और कंटिन्यू करती तो आप उस रिजल्ट पे पहुंच जाती। पहले आप 1 2 और 3 को कंकरेंट प्रूव कर लें, ठीक है जी। पहली 3 को, जब चौथी को भी करना है तो इन 3 को तो कंकरेंट हम प्रूव कर चुके। एक कोई सी लाइन निकाल दें बाहर, 4th लाइन इंक्लूड कर दें डिटर्मिनेंट में। यानी पहले 1 2 3 को किया, फिर आप 1 2 और 4 को कर लें, और ये तो 3/3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट आएगा। अगर ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, इसका मतलब है 1 2 3 आपस में कंकरेंट हैं और 1 2 4 भी कंकरेंट हैं। लिहाजा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के तहत 1 2 3 और 4 चारों के चारों कंकरेंट हैं। और ये बात जस्टिफाई भी होगी कि 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 10 लाइनों का भी यही पॉसिबल वे होता। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, दोनों में एरियाज कैलकुलेट करने हैं। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों ट्राइंगल के,
ठीक है जी। यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो एरिया का फार्मूला बेटा ये होता है 1/2 लिखते हैं, आगे एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं। डिटर्मिनेंट की फिलिंग क्या करेंगे आप, पहले ए पॉइंट -3, 6, 3 और 6 लगाएंगे आप यहाँ पे, फिर बी पॉइंट लिख दें, फिर सी। ऑर्डर चेंज कर भी सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर चेंज करने से क्या होगा बेटा, आंसर में नेगेटिव साइन आएगा, तो आप कहेंगे एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, लिहाजा माइनस को हम ओमिट कर देंगे। अब ये तो बेटा बन गया 3/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसे तो हम हल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो असल में इसमें फार्मूले का बेटा यहाँ पे याद रखना आपने 111 आता है, ये फार्मूला बकायदा प्रूव है इसका, ठीक है। फार्मूला में थर्ड कॉलम जो है वो 111 लगाते हैं, ठीक है जी। इस डिटर्मिनेंट को बेटा इवैल्यूएट कर लें, यू विल गेट द राइट आंसर। डिटर्मिनेंट आपको एरिया कैलकुलेट करके देगा, -3 इंटू -3 ये लिखा, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 2 1 0 1 -6 इंटू ये कैंसिल 3 1 6 1। डिटर्मिनेंट तो इवैल्यूएट बेटा आपको करना आता है, ये शॉर्ट स्टेप छोड़ के अगला भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। 3 2 6 and 0, दिस बिकम्स -3 2 -0 -6 3 -6 plus 1 0 -12, this becomes 1/2 -6 plus 3 6 are 18 -12, the answer is 0। एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 आ रहा है, क्या मतलब है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आने का बेटे मतलब है कि ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। अब 3 पॉइंटों से ट्राइंगल, ये देखें 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर हो तो ट्राइंगल तो बनती बनती। इस पॉइंट को और करीब ले जाएं, देखें ट्राइंगल का एरिया कम हो गया, इसको और करीब ले जाएं तीसरे पॉइंट को, ट्राइंगल का एरिया और कम हो गया। जब ये तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, यानी तीनों पॉइंट कोलिनियर जब हो जाएंगे तब ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब ये कि उस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 0, जिसमें तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। तो ये भी एक तरीका है पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इफ एरिया इज 0 इट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एरिया नॉन 0 आए तो समझ लें ट्राइंगल बन रही है, मींस पॉइंट कोलिनियर नहीं है। पॉइंट कोलिनियर करने के और भी 2-3 तरीके आपने सीखे हुए पिछली एक्सरसाइजों में। स्लोप, आप ए बी की स्लोप निकालें, बी सी की स्लोप निकालें, अगर स्लोप्स इक्वल आ जाएं तो भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं। तीसरा आपने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सीखा था, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, अगर ऐसे भी आ जाए दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल तो भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे तरीके पॉइंट्स की कोलिनियरिटी पे आप यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में यही कहा गया था जी कि एरिया निकालें, फिर आर द वर्टिसेस इन पार्ट ए एंड बी आर द ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर कोलिनियर। तो देखें, सिंस ये बात आपको बता चुका हूं मैं, ये सी पार्ट, सिंस एरिया इज 0 सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है तो पॉइंट कोलिनियर है। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.4 जी, क्वेश्चन नंबर 6। ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है बेटा। देखें, हर टर्म की डिग्री अगर सेम हो, यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, x इंटू वाई, जब वैसे तो पावर्स x और y की ऐड नहीं होती, लेकिन जब डिग्री चेक करनी होती है तो पावर्स ऐड करके हम चेक करते हैं। इस टर्म की डिग्री भी 2, इस टर्म की डिग्री भी 2, तो सारी टर्म्स सेम डिग्री 2 की हैं और इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट जो है वो 0 है। तो 0 की बेटा वो डिग्री लेते हैं जो बाकी टर्म्स की होती है, 0 की डिग्री हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें देखें हर टर्म की डिग्री सेम है और कांस्टेंट पर्टिकुलरली 0 हो तो उस इक्वेशन को बेटा होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन देने वाले ने ये कहा कि इस सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हुई हैं, बताइए वो स्ट्रेट लाइंस कौन कौन सी हैं। तो ये बेटा 7वीं 8वीं क्लास का काम है बेसिकली। सिंपल इस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक कर लें तो आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी जो इसके अंदर छुपी हुई हैं, ठीक है जी। 5 3 are 15, 15 के दो पार्ट्स करें जिनसे 2 आए, वो 5 और 3 ही बनते हैं। 5 और 3 बड़े नंबर के साथ हमेशा ये साइन लगाते हैं, दूसरे के साथ अकॉर्डिंगली साइन लगता है। तो
तो -5 + 2 करें तो -2 बनता है, सॉरी -5 + 3 -2, जबकि इनको मल्टीप्लाई करें तो -15 बनता है। लिहाजा यही मिड टर्म ब्रेक के पेयर्स बनते हैं। तो सिंपली आपने बेटा मिड टर्म ब्रेक की 5xy और +3xy -5y² 0। अब दो टर्म्स में से कॉमन लें, यहां से बेटा क्या कॉमन है जी x, इट विल बी 3x - 5y प्लस y कॉमन इन दोनों में से, तो 3x - 5y 0। तो ये पीस चूंकि सेम आ रहा है, ये फैक्टर 3x - 5y और 3x - 5y, इसका मतलब ये है कि हमने मिड टर्म ब्रेक सही से कर ली। इसे फिर कॉमन किया तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से +y। तो दो टर्म्स का, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स ईदर दिस इज 0 और दिस इज 0। नेम इट एज 2 एंड दिस वन एज 3। तो बेटा ये पावर्स देखें, इसकी 1 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर्स भी 1 1 है तो ये भी लीनियर है। सो 2 and 3 आर रिक्वायर्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 1। 1 के अंदर जो दो स्ट्रेट लाइंस बेटा छुपी हुई थी वो ये और ये हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे ही करना है, फिर इन लाइंस का एंगल भी ढूंढना है आपने। इतना काम सेम है क्वेश्चन नंबर 7 में, उससे आगे फिर एंगल भी ढूंढना है, और एंगल ढूंढना भी आपने सीखा हुआ है बेटा, दो लाइंस का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी। ये एक सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हुई है, ठीक है जी। क्वेश्चन देने वाले ने यह कहा कि जो दो स्ट्रेट लाइंस इस एक इक्वेशन के अंदर हैं, उन दोनों लाइंस पर दो लाइंस परपेंडिकुलर भी होंगी। उन परपेंडिकुलर लाइंस की आपने जॉइंट इक्वेशन बतानी है, और फर्दर ये कि वो जो परपेंडिकुलर लाइनें हैं वो पास करनी चाहिए ओरिजिन से। मैं स्केचिंग देता हूं आपको सवाल की, कुछ इस तरह का सवाल है बेटा। देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दो स्ट्रेट लाइंस हैं, फर्ज कीजिए वो ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये दो लाइंस हैं। और जो भी सेकंड डिग्री बेटा होमोजेनियस इक्वेशन होती है, उसके अंदर जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो हमेशा ओरिजिन से पास करती हैं। वो हमेशा कहां से पास करती हैं? ओरिजिन से। आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया, उसमें एक इक्वेशन आई थी x + y = 0, दूसरी कुछ इस स्टाइल की थी। तो हर वो इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट ना हो, यानी जनरल एक इक्वेशन तो ये होती है ना, सपोज x + 3y - 7 = 0, इसमें कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से नहीं पास करती। लेकिन वो इक्वेशन जिसमें x हो y हो लेकिन कांस्टेंट मौजूद ना हो, वो लाइन बेटा हमेशा कहां से पास करती है? ओरिजिन से। सर्कल में भी यही होता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हुई हैं। जो भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हो, उसकी दोनों स्ट्रेट लाइंस हमेशा ओरिजिन से पास कर रही होती हैं। इस स्टाइल की उसकी इक्वेशन होती हैं। तो क्वेश्चन देने वाले ने यह कहा, कहता है 2 लाइन जो है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये मैं परपेंडिकुलर लाइन, चलें डॉटेड से इसको शो करते हैं। ये लाइन मैंने बेटा ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर है, इसे नेम करें 4। ये लाइन परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की लाइन 2 के ऊपर, और ओरिजिन से गुजरनी चाहिए। क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ कि जो लाइनें ढूंढनी है वो ओरिजिन से पास करनी चाहिए। इसी तरह देखें 3 एक लाइन है, तो मेरे बच्चों 3 पर भी एक लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी, वो ये डॉटेड लाइन, सपोज नेम इट एज 5। तो 2 और 3 की परपेंडिकुलर लाइंस बेटा कौन कौन सी हैं? 4 और 5। तो क्वेश्चन देने वाले ने यही कहा कि इन परपेंडिकुलर लाइंस यानी 4 और 5 की जॉइंट इक्वेशन बताइए, जबकि 4 और 5 दोनों ओरिजिन से पास कर रही हैं। तो दो मेथड्स हैं बेटा इसको सॉल्व करने के। एक थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, दूसरा बिल्कुल शॉर्ट है, वो 25-30 लाइनों में है। जो मैं करके दे रहा हूं वो 8 से 10 लाइनों में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इसका लॉजिक देख लें। देखें मैंने 2-3 दफा बता चुका हूं कि जो भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होती है उसके अंदर जो स्ट्रेट लाइंस छुपी होती हैं, यानी सपोज x + y है इसमें, या x + 7y है = 0,
ये हमेशा ओरिजिन से पास होती है। अब आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी हुई है, इसको जरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें तो ये बनेगा 7y इज इक्वल टू -x। तो y इज इक्वल टू -1/7x, यानी ये स्टाइल क्या बना बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दुनिया की कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज की जा सकती है, तो मैंने इसको भी चेंज किया। तो अब देखिए, चूंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, लिहाजा इसमें c की वैल्यू बेटे कितनी है, 0। तो सारी बात को समेटते हैं। कोई भी दुनिया की स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो कुछ इस स्टाइल की होती है, कुछ उसमें x होते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर लाइन पास करे ओरिजिन में से तो कांस्टेंट की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0। तो अगर, और दुनिया की कोई भी इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है इस फॉर्म में। तो अगर ये किसी लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है और वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो यकीनन बेटा c की वैल्यू कितनी होगी उसके लिए, 0। तो वो लाइन जो ओरिजिन से पास करे उसकी जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx स्टाइल पर होगी, जो कि मैंने आपको देखें इसकी शेप चेंज करके भी दी, y इज इक्वल टू mx प्लस कुछ भी नहीं है, 0 मीन्स नथिंग। तो देखिए इसमें दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास करती हैं, हमें पता है। तो उनकी इक्वेशन, जो भी लाइन बेटा ओरिजिन से पास करे उसकी इक्वेशन इस स्टाइल की होती है, y इज इक्वल टू mx स्टाइल। तो लेट y इज इक्वल टू m1x। अब स्लोप तो डिफरेंट हो सकती हैं, नहीं ये देखिए दो लाइनें 2 और 3 गुजर रही हैं ओरिजिन से, इसकी स्लोप और है, इसकी ढलमान कुछ और है, स्लोप और है। तो लेट y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x be two straight lines represented by 1 के अंदर जो दो स्ट्रेट लाइन हैं उनकी इक्वेशन हमने कहा y इज इक्वल टू m1x और m2x है। प्लस c क्यों नहीं लिखा, बारहा बताया कि जो इसके अंदर लाइनें स्ट्रेट छुपी होती हैं वो हमेशा ओरिजिन से पास करती हैं, और जो लाइन ओरिजिन से पास करे उसमें प्लस c, यानी c की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस आ गई, ये आपकी 2 और 3 है, यानी ये 2 ये 3 सपोज। अब हमें 2 की परपेंडिकुलर लाइन ढूंढनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन क्या होता है बेटा, देखिए ये एक लाइन है, लाइन 2, इसकी स्लोप हमने m1, ये देखिए नजर आ रही है m1x में, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन 2। इस लाइन की स्लोप सपोज m1 है, तो बेटा परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, आप जानते हैं दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो एक लाइन की स्लोप दूसरे लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो अगर इस लाइन की स्लोप बेटा m1 है लाइन 2 की, तो ये लाइन 4 है सपोज, और ये परपेंडिकुलर है 2 पर, तो यकीनन इस 4 लाइन की स्लोप बेटा क्या होगी, -1/m1। ओके, इसी तरह m2 स्लोप की लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप बेटा -1/m2 होगी, इसी पैटर्न पर। तो अब मैं लिख रहा हूं जी, क्योंकि क्वेश्चन में यही है, 2 की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आपने ढूंढनी है और 3 की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2 विल बी, बेटा देखिए, और साथ ये भी लिख लें, एंड पासिंग इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने कि 2 की परपेंडिकुलर लाइन आपने ढूंढनी है लेकिन वो ओरिजिन से पास करनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन विल बी, बेटा देखिए इसकी इक्वेशन भी इसी स्टाइल की होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हमें तो स्लोप इस लाइन की लगानी है ना जो परपेंडिकुलर है 2 पर, और दूसरी बात चूंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है उसके लिए c की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। इक्वेशन का स्टाइल क्या होगा, y इज इक्वल टू mx। m का मतलब क्या है, स्लोप। तो बेटा देखिए लाइन 2 की स्लोप है, लाइन 2 की स्लोप m1 है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बेटा क्या होगी, -1/m1। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू 2 पासिंग थ्रू ओरिजिन विल बी y इज इक्वल टू इसकी स्लोप, इस लाइन की स्लोप जो कि -1/m1 है, तो -1/m1 इंटू x। क्लियर होगी बात जी।
अब इन्हीं लाइनों पे ये मैं इरेज कर रहा हूं, इसी के पैरेलल चलाते हैं दूसरी लाइन को। ये लाइन ऐसी है, यानी उस लाइन की ये इक्वेशन है जो लाइन नंबर 2 पर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करें, m क्रॉस मल्टीप्लाई करें, m1 y विल बी इक्वल टू माइनस x, x को इधर ले आइए, इट विल बी x प्लस m1 y इज इक्वल टू 0, नेम इट एज 4। ये 4 नंबर लाइन, यानी जो लाइन 2 लाइन पर परपेंडिकुलर है उसका नाम हमने 4 रखा है, उसकी इक्वेशन बेटा ये आ गई आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन वाले ने कहा कि 3 की भी परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए और ओरिजिन से पास करनी चाहिए, तो इसी पैटर्न पे, आप दोबारा नहीं बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to line 2 passing through origin is, बेटा ये 2 नहीं 3 होगा। 3 लाइन की परपेंडिकुलर लाइन, 3 लाइन की परपेंडिकुलर लाइन का नाम हमने 5 रखा है। अच्छा देखिए, लाइन 3 की स्लोप है बेटा m2, तो 3 लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी, -1/m2, तो इक्वेशन उसकी क्या होगी, y इज इक्वल टू -1/m2 इंटू x। उसी पैटर्न पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अरेंज करें, तो जो क्वेश्चन वाले ने कंडीशनें बताई, ओरिजिन से पास करनी चाहिए लाइनें, ओरिजिन से पास कराई है मैंने ये दोनों लाइनें, देखें कांस्टेंट 0 है दोनों, और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं 2 और 3 पर। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन आपने बतानी है। जॉइंट इक्वेशन का मतलब होता है दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 0, तो जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अब मैं इसे इधर से इरेज कर रहा हूं। जॉइंट इक्वेशन ऑफ 4 and 5 इज, जॉइंट इक्वेशन मींस इनको मल्टीप्लाई करना, सिंपली लेफ्ट साइड को आपस में मल्टीप्लाई करें, x प्लस m1y x प्लस m2y इज इक्वल टू 0, दैट इज अ जॉइंट इक्वेशन। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इट विल बी x स्क्वायर प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1m2xy, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स x इंटू वाई वाली हैं, एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, इट इज m2 प्लस m1, नेम इट एज 6। बस ये बेटा आंसर है आपका। ये जॉइंट इक्वेशन है 4 और 5 की, लेकिन इस जॉइंट इक्वेशन में 2 अननोन पड़े हुए हैं, एक m1 प्लस m2 की फॉर्म में पड़ा हुआ है और एक m1 इंटू m2 की फॉर्म में है। इसके लिए 2 छोटे छोटे फार्मूले हैं, वो आपने याद करने हैं, वो मैं लिख देता हूं। उसके लिए क्या करेंगे आप, नाउ कंपेयर करेंगे आप गिवन इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बेटा आपके पास लिखी हुई है, बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा, जो क्वेश्चन है x इंटू वाई, गालबन ये थी, चेक करें बेटा यही है, ओके। इस इक्वेशन को आपने बेटा कंपेयर करना है जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के साथ। अब सेकंड डिग्री जनरल होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 दिस विद, वो बेटा ये होती है ax स्क्वायर, ये जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, ax स्क्वायर, यानी सिंपली उसमें x स्क्वायर की टर्म्स होती हैं, x इंटू वाई और y स्क्वायर। इसे ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनको कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशंस को, बेटे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जनरल इक्वेशन में a, इट मींस a की वैल्यू बेटा कितनी आई 1। सिमिलरली x इंटू वाई का कोएफिशिएंट 2h होता है, इधर x इंटू वाई, ये इक्वेशन आपने बेटा याद रखनी है, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ये जनरल, इसे आपने गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। यहां से ये 2 कैंसिल, h विल बी tan थीटा माइनस tan थीटा, b कितना आया बेटा यहाँ पे, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, इधर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। देखें a, h और b आपने ढूंढ लिए। अब जो मैं बात कर रहा था कि 2 फार्मूले आपने छोटे छोटे सीखने हैं, वही नो बेटा, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, इसके अंदर जो 2 स्ट्रेट लाइंस छुपी होती हैं,
उनकी कोई ना कोई स्लोप होगी। उन स्लोप्स के जो सम का फार्मूला होता है वो बेटा होता है -2h/b। यहां से हमें m1 + m2 मिलेगा, हम वो पुट करेंगे। सिमिलरली जो इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस हैं उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट बेटा a/b के इक्वल होता है। ये दो मासूम से फार्मूले हैं नए। इससे क्या मिलेगा आपको बेटा, देखें m1 + m2 का आंसर मिल जाएगा जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। -2 × h, h की वैल्यू -tan θ डिवाइडेड बाय b, b की वैल्यू -1। इट विल बी -+ -2 tan θ। m1 + m2 हमें मिल गया -2 tan θ। सिमिलरली m1 × m2 a/b, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, तो m1 × m2 -1 आ गया। ये दोनों वैल्यू 6 में पुट कर दें, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और अगर आप इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर है। अगर आप गौर करें जो क्वेश्चन की बेटा इक्वेशन है, देखिए आंसर की भी वही आ गई। तो ये क्या उलट चक्कर हो गया, 100% वही क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 में। हमने गोल भलियां जाते जाते परपेंडिकुलर लाइनें ढूंढी, दिस किया दैट किया, जॉइंट इक्वेशन निकाली और अगेन फिर क्वेश्चन ही बन गया आपके पास। क्योंकि वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर। वेरी वेल डन, एक्सीलेंट। बेटा देखिए ये स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। इसका मतलब क्या है कि जो इस 1 के अंदर दो लाइंस थी वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर थी। अब मैं अगर आपको 1 मिनट का लॉजिक इस हवाले से पेश करूं तो कुछ यूं होगा। देखिए कि फर्ज कीजिए जो गिवन लाइन 1 थी उसकी जो दो यानी इस इक्वेशन 1 में दो लाइन छुपी हुई हैं। ये m1 × m2 -1 बता रहा है कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। सुनते जाइएगा बात को बेटा गौर से। तो 2 और 3 ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं और ओरिजिन से पास कर रही हैं। अब क्वेश्चन क्या था, 2 और 3 की परपेंडिकुलर लाइंस की जॉइंट इक्वेशन बताएं। तो जब हमने 2 की परपेंडिकुलर लाइन ढूंढी, ओरिजिन है, ओरिजिन से पास होने वाली, तो वो 2 की ओरिजिन से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन दोबारा 3 ही हमें मिली और उसका नाम हमने 4 रखा। सिमिलरली 3 की परपेंडिकुलर लाइन और जो ओरिजिन से पास करे वो उसका नाम हमने 5 रखा और वो 5 2 जैसी थी। तो जब हमने 4 और 5 की जॉइंट निकाली तो वो बेसिकली 2 और 3 की जॉइंट जैसी ही होनी चाहिए थी। इसीलिए क्वेश्चन भी वही आया आपके पास और आंसर भी वही आया। ठीक है, जो फेडरल बोर्ड की बुक थी उसमें इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे प्लस गालबन दिया, यहाँ पे प्लस था जो कि गलत था, मिस प्रिंटिंग थी उसमें। इस आपकी बुक में गालबन सही है।